बजट 2026-27 पेश करते हुए हमारे देश की वित्त मंत्री ने कहा कि उन्होंने 16वें वित्त आयोग की मुख्य सिफारिश को स्वीकार कर लिया है। 16वें वित्त आयोग की मुख्य सिफारिश क्या है और साथ ही अन्य महत्वपूर्ण सिफारिशें क्या है, इसी संदर्भ में जानना आपके लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण हो जाता है। तो आज हम 16वें वित्त आयोग के बारे में बात करेंगे, उसकी सिफारिशों के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले वित्त आयोग के बारे में सामान्य जानकारी हासिल कर लीजिए। जब हम फाइनेंस कमीशन की बात करते हैं तो वित्त आयोग किस प्रकार का निकाय है? एक संवैधानिक निकाय है, एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। और कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है तो कहीं ना कहीं संविधान में इसका उल्लेख होगा। तो संविधान के आर्टिकल 280 में इसका उल्लेख है। इसका गठन संविधान के आर्टिकल 280(1) के तहत राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। राष्ट्रपति द्वारा हर 5 वर्ष में इसका गठन किया जाता है। अगर राष्ट्रपति आवश्यक समझे तो 5 वर्ष से पहले भी इसका गठन किया जा सकता है। मुख्य काम क्या होता है? केंद्र और राज्यों के बीच वित्तीय संसाधनों का न्यायोचित वितरण करना इसका मुख्य काम होता है। साथ ही जब ये वितरण की बात करता है, जब केंद्र और राज्यों के बीच करों के वितरण की बात करता है, तो उसके अंतर्गत इसकी कई सिफारिशें होती हैं। एक होता है वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन। वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब हुआ केंद्र और राज्यों के बीच वित्तीय संसाधनों का वितरण करना। ठीक है, इसका सिफारिश करता है। साथ ही राज्यों के बीच किन मानकों के आधार पर कितना वित्तीय संसाधन दिए जाएंगे, इसको हम कहते हैं हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन। साथ ही राज्यों को राजस्व घाटे की पूर्ति के लिए जो ग्रांट्स इन एड प्रदान किया जाता है, वो किन सिद्धांतों मानकों के आधार पर प्रदान किया जाएगा, उसकी सिफारिश भी करता है। और साथ ही जो टीयर 3 गवर्नमेंट होती है, यानी नगर पालिकाएं हैं, पंचायतें हैं, उनकी स्थितियों को बेहतर करने के लिए राज्यों को अपने राजस्व में किस प्रकार से सुधार करने की आवश्यकता है, इसकी भी ये सिफारिश करता है। तो ये 4 मुख्य बात हमारी हो गई। अब हम 16वें वित्त आयोग की मुख्य सिफारिशों के बारे में बात करेंगे, लेकिन उससे पहले इस बात को ध्यान में रखिएगा कि दृष्टि संस्थान ने आपकी जीएस की तैयारी को पूरी तरह से करवाने के लिए आप घर बैठकर ही जीएस की तैयारी कर सकें, इस बात को ध्यान में रखते हुए हाल ही में एक कोर्स लॉन्च किया है जिसका नाम है जीएस स्टूडियो फाउंडेशन लाइव ऑनलाइन कोर्स। ये मात्र 24,999 में आपकी जीएस की तैयारी को मात्र 14 महीने में पूरा करा देगा। और उसकी सबसे खास बातों में शामिल है कि इसको करने के बाद जब आप दृष्टि संस्थान की किसी शाखा में जाएंगे तो जीएस फाउंडेशन ऑफलाइन बैच में एडमिशन लेने पर उस ऑफलाइन बैच में ये सारी फीस एडजस्ट हो जाएगी, यानी एक तरह से कोर्स आपको फ्री में पड़ेगा। इस बात को विशेष तौर से ध्यान में रखिएगा कि ये बैच आपको हिंदी, इंग्लिश और इंग्लिश तीनों में ही उपलब्ध है। इंग्लिश के बैच में हिंदी और इंग्लिश दोनों में समझाया जाएगा, लेकिन नोट्स उपलब्ध होंगे इंग्लिश में। तीनों ही बैचेस में एडमिशन ओपन है, आप एडमिशन ले सकते हैं। दृष्टि लर्निंग ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, वहां से एडमिशन हो जाएगा, या डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाकर आप किसी भी बैच में एडमिशन ले सकते हैं। अगर आपको इस फीस में मैक्सिमम डिस्काउंट चाहिए तो आप एडमिशन लेते हुए मनीष कोड का इस्तेमाल करिएगा, आपको यहां पर मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा और आप इस फीस को ईएमआई पर भी जमा करा सकते हैं। किसी भी प्रकार का अगर डाउट होगा तो 8750187501 पर कॉल कर लीजिएगा। अब वित्त आयोग की जो सिफारिशें हैं, सबसे मुख्य सिफारिशें हैं 16वें वित्त आयोग की, वो जान लेते हैं। आप ये जानते हैं कि जो 16वें वित्त आयोग है उसका गठन 31 दिसंबर को किया गया था और इस 31 दिसंबर 2023 को किया गया था। और आप जानते हैं कि वित्त आयोग में एक अध्यक्ष होता है और 4 अन्य सदस्य होते हैं। 4 अन्य सदस्य होते हैं। तो अध्यक्ष 16वें वित्त आयोग के कौन बनाए गए? डॉक्टर अरविंद पनगड़िया इसके अध्यक्ष बनाए गए। इसकी सिफारिशें कब से कब तक लागू होंगी? इसकी सिफारिशें 1 अप्रैल 2026 से 31 मार्च 2031 तक लागू होंगी। ठीक है, इस अवधि में इसकी सिफारिशें लागू होंगी। इसकी जो सबसे मुख्य सिफारिश है, वो सबसे मुख्य सिफारिश इसकी क्या है? इसकी सबसे मुख्य सिफारिश है कि केंद्र और राज्यों के बीच जो करों का वितरण होता है उसमें राज्यों की हिस्सेदारी कितनी निर्धारित की है। इसने 41% की सिफारिश की है, जिस मुख्य सिफारिश को केंद्र सरकार ने स्वीकार कर लिया है और बजट में इसकी घोषणा भी कर दी है। तो आप ये जानते हैं कि जो 15वां वित्त आयोग था उसने भी राज्यों की हिस्सेदारी को 41% ही तय किया था, इस सिफारिश को स्वीकार कर लिया है। साथ ही आप ये भी जानते हैं कि एक बहुत इंपॉर्टेंट सिफारिश होती है, तो वर्टिकल सिफारिश होगी, वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। एक हो गया कि राज्यों के बीच जो करों का एक प्रकार से विभाजन किया जाएगा वित्तीय संसाधनों का, वो किन मानकों पर किया जाएगा। तो यहां पर मानकों में कुछ महत्वपूर्ण परिवर्तन किए गए हैं। ये मानक यहां पर दिए गए हैं। ये 15th फाइनेंस कमीशन के मानक में 1% बताया गया है और ये 16th फाइनेंस कमीशन के मानकों में चीजें बताई गई है।
तो यहां पर आप देख सकते हैं कि एक नई कैटेगरी को जोड़ दिया गया है जो कि 15th फाइनेंस कमीशन में नहीं थी और यहां पर होगी, और जिसका 10% का वेटेज होगा, और वो है जीडीपी कंट्रीब्यूशन। यानी कौन सा राज्य जीडीपी में कितना योगदान दे रहा है उसको करों का बंटवारा करते हुए इस बात को ध्यान में रखा जाएगा और उसके वेटेज को 10% किया गया है। अगर कोई राज्य जीडीपी में, जो देश की जीडीपी है उसमें ज्यादा योगदान दे रहा है, तो उसका मतलब है कि उसको करों में ज्यादा हिस्सेदारी प्राप्त हो जाएगी। यहां पर यह चीज की गई है। साथ ही अगर कोई राज्य अपने यहाँ फॉरेस्ट को, वनों को, पारिस्थितिकी को बेहतर बना करके रखे हुए है, तो वो भी एक मानक है। इसी तरह से डेमोग्राफिक परफॉर्मेंस को भी अगर आप देखेंगे तो वो भी एक मानक है। अगर किसी राज्य ने जनसंख्या को नियंत्रित करने में बेहतर परफॉर्मेंस किया है तो उसको भी करों में बेहतर हिस्सेदारी मिलेगी। यहां अगर आप देखेंगे कि एरिया का जो परसेंटेज है उसको घटा दिया गया है। पहले इसका वेटेज 15% हुआ करता था वित्तीय संसाधनों के वितरण में, अब ये 10% का वेटेज रखेगा। यानी एरिया का जो परसेंटेज है, एरिया के आधार पर जो करों के वितरण का परसेंटेज है उसको घटा दिया है। इसी तरह से जो पॉपुलेशन है, अगर किसी राज्य की जो पॉपुलेशन है उसके हिसाब से कितना उसको एक तरह से करों का वितरण होना चाहिए, तो ये पहले 15% होता था, अब ये 17.5% होगा। इसी तरह से जो इनकम डिस्टेंस है, यानी अगर किसी राज्य का जो पर कैपिटा जीएसडीपी है और जो सबसे किसी राज्य का जो पर कैपिटा जीएसडीपी है, किसी उच्चतम राज्य का, जिस राज्य का सबसे ज्यादा पर कैपिटा जीएसडीपी है, और किसी पर्टिकुलर राज्य का जो जीएसडीपी है पर कैपिटा, इसके अंतर के आधार पर भी आपको ये संसाधन का वितरण किया जाएगा। तो ये मानक कुछ महत्वपूर्ण है। और पहले एक मानक हुआ करता था टैक्स एंड फिस्कल एफर्ट्स, उसको ड्रॉप कर दिया गया, अब उसको स्वीकार नहीं किया जाएगा करों के वितरण के अंतर्गत। तो इस प्रकार से इन मानकों के आधार पर हॉरिजॉन्टल वितरण किया जाएगा। कुछ और महत्वपूर्ण सिफारिशें भी हैं और उन सिफारिशों में राज्यों के लिए कुछ महत्वपूर्ण चीजें कही गई हैं। और एक ये कहा गया है कि राज्यों को जो अपना राजकोषीय घाटा है उसको कहां तक सीमित करना चाहिए, अपने ग्रोस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट के किस प्रतिशत तक सीमित करना है, 3% तक सीमित करना है। साथ ही राज्यों को जो वो सब्सिडी प्रदान करते हैं, जो वो सहायकी प्रदान करते हैं, उसको और ज्यादा रैशनलाइजेशन, उसको और ज्यादा युक्तिकरण करने की आवश्यकता है। न केवल युक्तिकरण करने की आवश्यकता है, बल्कि कई अनावश्यक वस्तुएं जो सामाजिक हित में महत्वपूर्ण नहीं मानी जाती हैं, उन पर सनसेट क्लोज लाने की आवश्यकता है। मतलब जिन चीजों पर आप ऐसी गैर मेरिट वस्तुएं हैं जिन पर सब्सिडी प्रदान करना सामाजिक हित में नहीं माना जाता है, तो उनमें पहले से निर्धारित कर दीजिए कि ये सब्सिडी इस समय तक ही चलेगी, इसको कहते हैं सनसेट क्लोज, और उसके बाद उस सब्सिडी को बंद कर दीजिए। ये भी बात कही गई है। साथ ही राज्यों से कहा गया है कि अपनी जो ऑफ बजट उधारी है उसको बंद करिए। इसका मतलब क्या हो, ऑफ बजट उधारी का, इस उधारी को राज्य जो है वो अपने बजट में शामिल नहीं करते हैं, बल्कि वो क्या करते हैं, किसी सरकारी एजेंसी को या किसी पब्लिक सेक्टर यूनिट को ये कहते हैं कि आप उधार लीजिए, और उस उधार पर गारंटी दे देते हैं। टेक्निकल मानकों पर ये उधार वस्तुतः पीएसयू का है, सरकारी एजेंसी का है, लेकिन दबाव राज्य सरकार पर पड़ता है। तो सिफारिश की गई है कि ऑफ बजट उधारी को बंद कर दीजिए। ठीक है, एक ये महत्वपूर्ण सिफारिशें हैं। एक और सिफारिश ये है कि जो बिजली वितरण है उसके अंतर्गत निजीकरण करने की आवश्यकता है। बिजली वितरण किसके माध्यम से, डिस्कॉम, जो राज्य की बिजली वितरण कंपनियां हैं जिनको हम डिस्कॉम्स के नाम से जानते हैं, इनमें कहा गया है कि इसका निजीकरण करने की आवश्यकता है। और जो डिस्कॉम के ऊपर एक तरह से कर्ज है, इसको स्पेशल पर्पस व्हीकल के माध्यम से समायोजित करने की आवश्यकता है। एक अलग कैटेगरी बना करके आप वित्तीय जो कर्ज है, इसका जो वित्तीय बोझ है, इसको अलग कर देंगे, तभी यहां पर निजीकरण हो पाएगा, यानी प्राइवेटाइजेशन हो पाएगा इसका। क्योंकि अगर पहले से ही इस पर बहुत कर्ज का बोझ है तो कोई भी कंपनी इसमें निवेश नहीं करेगी। इसलिए स्पेशल पर्पस व्हीकल के माध्यम से इस पे जो कर्ज है उसको अलग करके अलग तरीके से समायोजित करने की आवश्यकता है। तो ये भी एक महत्वपूर्ण सिफारिश है, इस प्रकार से सिफारिश की गई है। साथ ही आपको यह भी जानना चाहिए कि जो राज्यों को वित्तीय प्रवाह होता है वो संविधान के किन अनुच्छेदों के माध्यम से होता है। अगर इसमें कई अनुच्छेद महत्वपूर्ण है, एक अनुच्छेद आर्टिकल इसमें महत्वपूर्ण है 270(1). इसमें हम क्या करते हैं,
कि आप देखेंगे कि केंद्र के जो कर होते हैं, केंद्र के करों से राज्यों की हिस्सेदारी इस आर्टिकल के माध्यम से जाती है, केवल सरचार्ज और सेस को छोड़ करके बाकी जो केंद्र के कर होते हैं उससे राज्यों को हिस्सेदारी जाती है आर्टिकल 270(1) के तहत। इसी प्रकार से आर्टिकल 275(1) के तहत विशिष्ट अनुदान राज्यों को प्रदान किए जाते हैं, और आर्टिकल 282 के तहत क्या होता है, विशिष्ट अनुदान विवेकाधीन अनुदान प्रदान किया जाता है। जो विवेकाधीन अनुदान का सीधा मतलब है कि जो सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, ये मुख्य माध्यम है एक प्रकार से विवेकाधीन अनुदान प्रदान करने का आर्टिकल 282 के अंतर्गत। तो ये कुछ माध्यम है जहां से राज्यों को वित्तीय प्रवाह होता है। अब इससे जुड़े हुए प्रश्न को भी देख लेते हैं। प्रश्न क्या है, 16वें वित्त आयोग ने राज्यों की कर में कितने प्रतिशत हिस्सेदारी को निर्धारित किया है। आपके सामने ऑप्शन है 40%, 41%, 42% या 45%। इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर दीजिए। फिर से एक नई सेशन में आपसे मुलाकात होगी। धन्यवाद। अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।